नमस्कार, न्यूज 360 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सलोनी भारद्वाज और इस बुलेटिन में, इस सेगमेंट में सबसे पहले बात करेंगे एक अच्छी खबर की, क्योंकि घर खरीदना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए आसान हो गया है। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसकी बात सरकार बहुत समय से करती आ रही थी, लोन को इंफ्रा लोन का दर्जा दे दिया है। इसके तहत देश भर में 50 लाख रुपए तक के मकान पर 40 लाख रुपए तक का होम लोन इंफ्रा लोन माना जाएगा, जबकि 4 मेट्रो यानी कि बेंगलुरु और हैदराबाद में यह सीमा ज्यादा है। इन शहरों में 65 लाख रुपए तक के मकान पर 50 लाख रुपए तक का लोन इंफ्रा लोन माना जाएगा। इंफ्रा लोन के तहत बिल्डर्स को बैंक से आसान और सस्ता लोन मिल सकेगा। ऐसे में बिल्डर्स को सस्ता लोन अगर मिला तो ग्राहकों के लिए मकान खरीदना सस्ता हो सकता है। हमारे साथ इस खास पेशकश में हमारे साथ बातचीत के नवीन रहेजा, चेयरमैन नरेडको, और साथ साथ तरुण शर्मा हमारे साथ लाइव है मुंबई से। सबसे पहले नवीन जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा आया है सामने कि जिस तरह से ये चेंजेस आए हैं, क्या लगता है आपको, क्या किस तरह के बदलाव की उम्मीद आप कर रहे थे? क्या ये उसी तरह के बदलाव है जिनकी उम्मीद आप कर रहे थे? क्या अच्छी खबर के तौर पर देखा जाए इसे? देखिए, हम पिछले 10 साल से भी अधिक से जो है गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे थे कि आप कम से कम रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का ATIA में दर्जा दें, या कम से कम अफोर्डेबल हाउसिंग को ये दर्जा दें जी। तो ये पहली बारी जो ये स्टेप लिया गया है, जो RBI ने गाइडलाइन इशू करी है कि 65 लाख रुपए तक की कीमत के जो मकान हैं, जो सिटीज के अंदर 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, उनमें अगर 50 लाख रुपए तक का लोन किया जाता है जी, तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गिरा जाएगा जी। क्योंकि जो पहले गाइडलाइंस इशू थी वो 25 लाख रुपए तक की थी सिर्फ जी। और 25 लाख रुपए का कोई मकान जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लगभग नहीं मिलता है जी। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच लिया गया है जी। और प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर जो है अब लॉन्ग टर्म 7 साल तक का पीरियड जो है, रिपेमेंट के पीरियड के साथ जो है, आपको ये हाउसिंग क्रिएट करने के लिए या हाउसिंग लोन देने के लिए आपको ये जो प्रावधान किया है, 2022 तक सब लोगों को मकान देना इतना आसान सपना नहीं था जी। इतना पैसा, इतने लोगों के लिए घर बनाने के लिए इतना पैसा आएगा कहाँ से जी। तो उसको ये ईज आउट किया है। ऑलरेडी जो बैंकिंग सेक्टर है वो ओवर स्ट्रेच था जी। इसके अंदर जो गाइडलाइंस RBI की पहले जारी थी उसके अंदर बहुत सारे जो है प्रीएम्पशन थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, जिसके अंदर जो है ये रियल एस्टेट के जो बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं, इनको रियल एस्टेट का स्टॉक क्रिएट करने के लिए या प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के लिए बहुत सिलेक्टिवली लोन नवीन जी, हम आपसे ये समझना अब इन्होंने एक दूसरी विंडो खोल दी है जिसके अंदर जी कि ये जो कदम है, इससे ये अगर पहले ही क्यों नहीं उठा लिया गया? अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना जो नई सरकार ने हमें दिखाया और अभी ये कदम भी उठाया है, ये पहले क्यों नहीं उठा लिया गया ये कदम? बहुत अच्छा होता अगर ये सपना हमने बहुत साल पहले अगर बरकरार रखा होता तो आज आप आम आदमी जो, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी से, रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन की तरफ जैसे जैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है, लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन घर अवेलेबल नहीं है लोगों को जी। तो वो झुग्गी झोंपड़ियों में या स्लम्स में जाके बिना बाथरूम्स के उसमें जाके बस रहे हैं। लोग तो मूव कर रहे हैं जी। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी लोगों को मूव करना ही है। तो अब इसको फैसिलिटेट इस स्टेज पे भी किया है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत अच्छा स्टेप लिया है जी। मेरे ख्याल से देश के लिए और आम आदमी को शेल्टर देने के लिए, घर देने के लिए बहुत अच्छा मूव लिया है जी। और आने वाले टाइम पे ये फैसिलिटेट करेगा ताकि और ज्यादा हाउसिंग स्टॉक बने कि इतना, क्योंकि इसके लिए जो कैश जितना चाहिए, जितना पैसा चाहिए सरकार को जी, वो पैसा अब बॉन्ड्स के थ्रू जो है एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म साथ में दिया है जी। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू जो है ये इसको पैसे को कलेक्ट करेंगे और आगे चीपर, क्योंकि ओपन कर दिया है इसको, तो चीपर रेट के ऊपर जो है ये फाइनेंसिंग जो है ये अवेलेबल भी होगी। मेरे को लगता है कम से कम 2 या 3% तक का जो है फाइनेंसिंग में जो है रेट जो है, कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। जी, 2 या 3% की आप बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि बिल्डर्स इसको पास ऑन करेंगे आगे? अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की जाए, लोगों की जेब में वैसे ही पैसे नहीं हैं, घर का सपना वो देखते हैं, ऐसे में बिल्डर्स के लिए क्या अच्छा रहेगा उसको पास ऑन करना, या वो करेंगे पास ऑन, आपको लगता है, और कितना फर्क आएगा? देखिए, बिल्डर
हाँ, करंट 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 मार्केट सिचुएशन ये है कि पूरे कंट्री में सरप्लस स्टॉक पड़ा है, लेकिन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। और बैंकों के पास जो रेट, जिस रेट पे वो पैसा दे सकते हैं, उस रेट के ऊपर एक आम आदमी जो है ईएमआई को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जी। मेन ईएमआई, अगर जिस दिन हमने ये अचीव कर लिया कि घर आप किराए पे अगर लें तो किराए के ऊपर जितना किराया देना पड़ता है उसके बराबर ईएमआई देने से अगर घर मिलने लग जाएंगे, तो इस देश में हर कोई व्यक्ति जो है वो चाहेगा कि मैं किराए के मकान में ना रहूं, अपने मकान में रहूं, अपने घर में आऊं। जी। तो ये जितना जितना परचेजिंग पावर का इसके अंदर बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिट हुई हुई है। जी। नए बजट में जो इन्होंने इनकम टैक्स में प्रावधान किए हैं, छूट दिए हैं, और अब ऊपर से अब ये किया है कि उनको फंड भी, उसके लिए अब जो पैसा चाहिए उस पैसे को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो ये बहुत अच्छे और पॉजिटिव स्टेप हैं जो लिए जा रहे हैं, ताकि हर एक आम आदमी को घर मिल सकता है। नवीन जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुनील मंत्री जी जुड़ गए हैं, चेयरमैन मंत्री रियल्टी के। सर, आपके पास, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके पास आएंगे, लेकिन अभी रुक करूंगी मैं अपने रिपोर्टर का। तरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद है। तरुण, जिस तरह से ये नया कदम, एक नए कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है, आपको भी लगता है क्या कि बिल्डर्स इस जो भी फायदा होगा इसको पास ऑन करेंगे अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक? बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, मैं यहाँ पे दर्शकों को अपने एक मैकेनिज्म समझाना चाहूंगा कि ये तीन मेन लोग हैं। एक तरफ बैंक है, बिल्डर्स हैं और एंड यूजर्स है। ये बैंक को यहाँ पे एक फायदा आरबीआई ने दिया है कि आप अब 7 साल, कम से कम 7 साल के लिए इंफ्रा बॉन्ड्स एक तरीके से आप रेज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सीआरआर और एसएलआर को मिटिगेट करना जरूरी नहीं है। इसका सीधा सीधा फायदा यह है कि जो लो रिस्क आप एक तरीके की आप फंडिंग ले रहे हैं और जिस पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो सीधे तौर पे यदि जो बैंक्स इस बॉन्ड को रेज कर रहे हैं, यदि वो कम इंटरेस्ट रेट पे यदि रेज करेंगे तो वो आगे अपना लोन भी कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे, तो लिहाजा जो एंड यूजर है उसको बिल्कुल फायदा मिलेगा। जिस हिसाब से नवीन जी भी कह रहे थे कि काफी बड़ा एक चंक है जो खाली फ्लैट्स हैं, जो वेकेंट फ्लैट है, जो बिक्री के लिए तैयार हैं, तो अभी तक इस पे ज्यादा जोर आजमाइश इसलिए नहीं हो पाई थी या कंज्यूमर इसलिए आगे नहीं आ रहा था क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा थे और एक अनसर्टेनिटी का माहौल था। लेकिन अब जिस हिसाब से आरबीआई ने इस पूरे माहौल को एक स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी है, उन्होंने एक तरीका बैंक्स को भी दिया है और बिल्डर्स को भी दिया है, और जिससे एंड यूजर आगे आएगा और ये जो खाली पड़े फ्लैट है इनकी बिक्री यहां से स्टार्ट होगी। और रही बात बिल्डर्स क्या इस चीज को पास ऑन करेंगे, तो देखिए बिल्डर्स को यदि कम रेट पे यदि फंडिंग मिलेगा तो लिहाजा उसका जो फायदा है वो एंड यूजर को ही मिलेगा। जी जी जी, तरुण आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करेंगे हमारे खास मेहमान का। सुनील मंत्री जी, एक अच्छी खबर के तौर पर इसको देखा जा रहा है, अफोर्डेबल हाउसेस जिसकी बात सरकार करती आई है, और सरकार ने बजट में भी साफ किया था कि एक डायरेक्शनल बजट है। क्या आपको लगता है इस फैसले के साथ सही डायरेक्शन में बढ़ रही है सरकार? बिल्कुल। देखिए, अगर आप गौर करें, बजट के स्पीच में वित्त मंत्री जी ने पहली बार हाउसिंग सेक्टर को एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा समझा था। हम उनके स्टेटमेंट्स और जो भी एक्शन देख रहे हैं ये नई गवर्नमेंट की, ये हाउसिंग क्षेत्र को सबसे अहम मुद्दा और महत्वपूर्ण स्थान देना चाहती है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने ये प्रयास रखा है 2022 तक हर व्यक्ति को घर मिले और हाउसिंग क्षेत्र के माध्यम से पूरी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट करे। और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सोच है, और ऐसे ही इसी प्रकार पिछली गवर्नमेंट ने ट्राई किया था, एनडीए गवर्नमेंट ने, और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल रहा। और मैं इस चीज़ का स्वागत करना चाहता हूँ कि हाउसिंग को एक महत्वपूर्ण दर्जा और एक महत्वपूर्ण स्टेप्स वो ले रहे हैं कि जो हर कंज्यूमर को लोन मिलने में आसान करे, पहली बात। दूसरी बात ये रखना चाहूंगा कि अल्टीमेटली अगर पिछले एनडीए गवर्नमेंट का आप एजेंडा देखेंगे तो होम लोन्स करीबन 6.5 से 7% पे मिलते थे, और ये कदम से मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2 या 3 साल के अंदर होम लोन 6.5-7% तक कंज्यूमर को मिल सकते हैं, क्योंकि बैंकों को बहुत आसानी से ये बहुत बड़ा पैसा ये माध्यम को जुटाना संभव होगा ये इंफ्रा का आज की जो अनाउंसमेंट के बाद। दूसरी बात ये भी रखूंगा कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट है जिसकी करीबन 97% हाउसिंग शॉर्टेज है, उसमें बहुत अधिक पैमाने पे मकान बनेंगे जिसका डेवलपर्स को लाभ होगा, 250 इंडस्ट्रीज को लाभ होगा, और अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। कंज्यूमर को कम दामों पे, कम इंटरेस्ट रेट पे बैंकों से कर्ज प्राप्त होगा,
और इससे डेवलपर्स को भी फंडिंग होगी, उस वजह से सप्लाई बढ़ेगा और इवेंचुअली सप्लाई बढ़ने से प्राइस लेवल स्टेबलाइज होती है या कुछ हद तक उसमें कमी भी आती है। तो मुझे लगता है ये दोनों सेगमेंट्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ जीडीपी ग्रोथ और इंडस्ट्री, जो 250 इंडस्ट्रीज हमारे पे डिपेंड है, वो सभी एक्सेलरेट हो सकती है। तो वो जो गवर्नमेंट का सपना है 8 से 9% जीडीपी ग्रोथ लाए आने वाले 3 साल में, वो इस माध्यम से कुछ हद तक निश्चित रूप से साकार हो सकता है। जी, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, दो खास मेहमान हैं। नवीन जी, आपका रुख करना चाहूंगी, कितना आप जेब पर फर्क देखते हैं? अगर एक लेमैन लैंग्वेज की भाषा में बात की जाए, कितना जेब पर असर पड़ेगा इस कदम से सरकार के? देखिए, इसमें सबसे पहला तो एडवांटेज ये आएगा कि आपको फंडिंग अवेलेबल हो जाएगी एडिक्वेट। बैंकों को जो चीज़ सप्लाई साइड में एडिक्वेट होती है वो कॉम्पिटिटिवनेस में रेट अपने आप ही गिराती है जी। तो उसका इफेक्टिव जो अल्टीमेट जो बेनिफिट होगा वो कंज्यूमर को मिलेगा जी। ये चाहे वो बैंक है, बैंक को फैसिलिटेट किया गया है, बैंक जो है वो डेवलपर को फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो उतना स्टॉक क्रिएट कर पाए, और इसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो कस्टमर है, कंज्यूमर है। यानी कि लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट जिस तरह से हमें कि बॉन्डिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है वो किस रेट पे मिलते हैं। जी, हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है, हम दर्शकों के लिए इसी तरह से इसको समस्त करना चाहेंगे, जिस तरह से सुनील मंत्री जी ने भी कहा और नवीन रहेजा ने भी कहा कि लॉन्ग टर्म में जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़िया होगा इस कदम का। सबको अपने घर का सपना सबने देखा है और उसी सपने को साकार करने के लिए सरकार के इसको नए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का। तरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।